हेलो बच्चों, वेलकम टू राजश्री चौहान क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th लेसन, दैट इज़ पंडिता रमाबाई। ये कौन है? यहाँ पर पंडिता रमाबाई आहेत आणि त्यांनी या धड्यामध्ये त्यांनी कोणकोणते संघर्ष केले जीवनामध्ये महिलांसाठी, म्हणजे स्त्रियांसाठी, फॉर लेडीज़ व्हाट शी हैज़ डन, वो इन्होंने यहाँ पर हमें दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा लेसन है, आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा। और लेसन जितना आप इंटरेस्ट से सुनोगे उतनी ही अच्छे से आप वो उसके आंसर्स जो है विदाउट लर्निंग भी आप उसके आन्सर्स दे सकते हो। तर त्यामुळे तुम्हाला धडा कधीही वाचताना तो खूप लक्ष देऊन आणि अगदी समजून वाचायचा असतो। तर चला सुरुवात करूया। आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रांबरोबर किंवा तुमच्या आजूबाजूला जे कोणी विद्यार्थी राहत असतील 7th स्टँडर्डचे त्यांना माझे व्हिडिओ शेअर जरूर करा। ठीक आहे मुलांनो, चला। तर डॉक्टर अनुपमा उजगरे हे कोण आहेत? याचे रायटर आहेत। जन्म त्यांचा 1949, 1949 मतलब 1949। प्रसिद्ध लेखिका, सांगी, पश्चात हे काव्यसंग्रह, चांदणचुरा, ललित लेख संग्रह, पंडिता रमाबाई आणि त्याच्यानंतर लक्ष्मीबाई टिळक, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, चरित्रात्मक लेखन। त्यांचं त्यांनी चरित्रात्मक लेखन म्हणजे त्यांच्या जीवनावरती आधारित त्यांनी लेखन केलेलं आहे। तसेच महाराष्ट्राचा खाद्य संस्कृती कोश प्रसिद्ध, जे महाराष्ट्राची जी खाद्य संपत्ति है, जे खाने की चीज़ है, उनके बारे में जो कोश है, शब्दकोश। कोश क्या होता है? जैसे हम डिक्शनरी देखते हैं तो वो भी क्या होता है? एक टाइप का डिक्शनरी, इट्स शब्दकोश होता है जिसमें वर्ड्स के बारे में दिया जाता है। तो यहाँ पर भी एक डिक्शनरी है, कोश है, लेकिन वो कौन सी है? खाद्य संस्कृति के बारे में, जो फूड है, फूड के बारे में है। स्वतःचे संघर्षमय आयुष्य जगत असताना इतर स्त्रियांच्या आयुष्यात नंदनवन फुलवणाऱ्या पंडिता रमाबाईंचे प्रेरणादायी वर्णन लेखिकेने प्रस्तुत पाठातून केले आहे। म्हणजे त्यांच्या स्वतःच्या आयुष्यामध्ये त्यांना खूप काही दुःख त्रास झालेले आहेत, परंतु तरीसुद्धा हा विचार न करता कि मी स्वतः आनंदित नहीं है, कि मैं खुद खुश नहीं हूँ तो मैं दूसरों के बारे में कैसे सोचूं, तो बिना ऐसे सोचे वो खुद दुखी रहने, उनके आयुष्य में मतलब उनके जीवन में बहुत सारी आपत्तियाँ आई, विपदाएँ आई, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरे स्त्रियों के लिए, दूसरे जो महिला है उनके लिए, उनके जीवन में खुशी लाने के लिए बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो इस पार्ट में हमें उसी के बारे में बताया गया है। तर पंडिता रमाबाईंचे प्रेरणादायी वर्णन लेखिकेने प्रस्तुत पाठातून केले आहे। तर या पाठामध्ये जो अनुपमा आहेत त्यांनी आपल्याला त्यांच्याबद्दल वर्णन केलेलं आहे, उनके लाइफ को डिस्क्राइब करके हमें बताया गया है। तर कोलकाता शहरात देशभक्त आनंद मोहन यांनी स्त्रियांसाठी जी खास सभा बोलावली होती ती भारतातील स्त्रियांची पहिली सभा होती। मतलब कोलकाता इस शहर में जो मोहन जी है, आनंद मोहन, अंडरलाइन कर लो, आनंद मोहन यहाँ है, त्यांनी ना स्त्रियांसाठी मतलब महिलाओं के लिए उन्होंने एक सभा बुलाई थी, उनकी एक मीटिंग रखी थी। और वहाँ ये पहला ही एक ऐसा दिन था जहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ तो किया जा रहा था। महिलांची पहिली एक सभा घेतली जात होती आणि पंडिता रमाबाईंना त्यावेळी बंगाली भाषा येत नव्हती और इसके लिए इन्हें बुलाया गया था, पंडिता रमाबाई को। और उन्हें बंगाली भाषा आती नहीं थी क्योंकि कोलकाता में कौन सी भाषा यूज़ की जाती है? बंगाली यूज़ की जाती है। म्हणून त्यांनी मायबोलीसारखा सराव असलेल्या संस्कृत भाषेतून भाषण केले। तो सोचो, जो पंडिता रमाबाई है, इनका संस्कृत जो लैंग्वेज है वो इतना अच्छा है कि उन्होंने जो भाषण किया वो कौन से लैंग्वेज में किया है? संस्कृत में। और बंगालीतून त्याचा अनुवाद त्यावेळी करण्यात आला और उसका अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन किया गया बंगाली में। और वो भी करने वाली जो थी वो भी एक महिला थी। और पहली बार ऐसा हुआ था की स्त्रियांची पहिली सभा, पहिली स्त्री वक्ता व सादर करण्यात आलेला पहिलाच मौखिक अनुवाद। मतलब क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे कैसा कोइंसिडेंस मिलके आया हुआ है। पहली तो सबसे पहला एक महिलाओं की सबसे पहली मीटिंग है यहाँ पर, फिर उसके बाद बोलने वाली कौन है? महिला है, और जो ट्रांसलेट करने वाली है वो भी महिला है। तो यहाँ पर पूरा एक ट्रायंगल बन गया है महिलाओं का। और त्याच्यानंतर काय दिलं आहे?
म्हणून अनुवाद ही त्या सभेचे वैशिष्ट्ये ठरली. तर कोणती वैशिष्ट्ये आहेत? तर पहिली स्त्री सभा, पहिली स्त्री वक्ता, सादर करण्यात आलेला पहिलाच मौखिक अनुवाद, अनुवाद मतलब ट्रान्सलेशन. त्यानंतर आणि मौखिक म्हणजे तो बोलून ट्रान्सलेट केला जातो. जसं मी आता तुम्हाला शिकवते त्यावेळेला मी काही वेळेला हिंदी बोलते, काही मराठी बोलते आणि काही वेळेला मी इंग्लिशमध्ये बोलते. म्हणजे जे मी मराठीत सांगितलेलं आहे त्यालाच मी हिंदीमध्ये पुन्हा सांगते, बरोबर ना. जो मैं मराठी में बोलती हूँ मैं उसी को हिंदी में फिर से दोहराती हूँ, ठीक है. जो मेरे बच्चे हैं वो कोई मराठी है, कोई हिंदी है, जिन्हें मराठी नहीं समझ में आता है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको हिंदी समझ में नहीं आता है ज़्यादा, वो मराठी समझते हैं. तर अशा वेळेला दोनों भाषा आप लोग साथ में सुनोगे तर काय होणार, तुम्ही मराठी पण समजू शकणार आणि हिंदी पण येणार तुम्हाला, और एज वेल एज यू विल लर्न इंग्लिश ऑल्सो. सो दिस इज़ द एक मैंने क्या किया है, जैसे ट्रिब्यूटरीज होती है जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आती है, तो ऐसे ही एक टाइप का हमने क्या कर दिया यहाँ पर लँग्वेजेस को एक साथ ले लिया है. तर अशा प्रकारे स्त्रीला शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात असताना, स्त्रियों को तो पहले ऐसे ही था ना, एजुकेशन नहीं मिलता था. अगर आप देखोगे तो आपकी मम्मी पढ़ी हुई है लेकिन मम्मी की मम्मी है या उनकी मम्मी जैसे आपकी परदादी है, हां, जी आजीची आजी असते, कदाचित तिचं शिक्षणच झालेलं नसेल, वो पढ़ी लिखी ही नहीं होगी, उन्हें कुछ आता नहीं होगा. या आपकी दादी या नानी है, शायद उन्हें भी एजुकेशन लेने में बहुत सारी तकलीफ़ें आई होंगी, क्योंकि पहले ज़माने में यही था, स्त्रियों को शिक्षण लेने के लिए घर वाले अलाव ही नहीं करते थे, वंचित रखते थे. मतलब क्या है, त्यांना शिक्षण घेण्यासाठी अलाव नाही करायचे, उससे दूर रखा जाता था. त्यानंतर एक परप्रांतातील परभाषक स्त्री महाभारतकालीन संदर्भ देऊन स्त्रियांच्या सभेत प्रबोधन करते. ही घटना फार आगळी वेगळी होती. आणि एक स्त्री आहे परप्रांतातून, म्हणजे दुसऱ्या प्रांतातून आलेली, दुसऱ्या राज्यातून आलेली स्त्री, ती आपल्या ह्याच्यात, म्हणजे बघा आता ह्या ज्या आहे त्या मुंबईमध्ये राहायच्या, त्यानंतर आता त्या कोलकात्याला गेल्या आणि तिथल्या स्त्रियांसाठी त्या काहीतरी करतायत. म्हणजे ही खूपच आगळी वेगळी, समथिंग डिफरेंट है. ये बहुत ही एक्साइटेड चीज़ थी, ऐसे कि एक स्त्री बाहर से आकर वो हमारे साथ में बैठने वाली है, हमारे साथ मीटिंग लेने वाली है, हमें कुछ बातें समझाने वाली है, इसकी तो सब में उत्सुकता ही कुछ अलग थी. तर आई वडील व बंधू यांच्या निधनानंतर एकटे जगणे किती कठीण आहे हे अनुभवल्यावर रमाबाईंनी विवाह करण्याचे ठरवले. तर आता काय झालेलं आहे, यहाँ पर उनकी जो माँ है, पिताजी है, उसका भाई जो है, बंधू मतलब भाई, वडील मतलब क्या है, बाबा, आई म्हणजे आई, जननी, किती समानार्थी शब्द मिळत आहेत आपल्याला. तर त्यांचा मृत्यू, त्यांचं निधन म्हणजे ते मृत्यू, निधन म्हणजे काय आहे, मृत्यू, अजून एक समानार्थी शब्द आला. तर त्यांचं निधन झाल्यानंतर त्या एकट्या झालेल्या, वो अकेली हो गई थी, शी वॉज अलोन, उसके साथ कोई नहीं था, एंड इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव. और अपना जीवन जीना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि अपने कोई भी रिश्तेदार नहीं है तो कितनी कठिन परिस्थिति हो जाती है. हे अनुभवल्यावर रमाबाईंनी विवाह करण्याचे ठरवले. और फिर ये सब एक्सपीरियंस लेने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि अब हमें क्या करनी है, शादी करनी चाहिए. अँड शी थिंक अबाउट दॅट, शी थॉट फॉर दॅट. अतिशय विद्वान वकील म्हणून ख्याती असलेल्या बिपिन बिहारी मेधावी यांच्याशी त्या रीतसर विवाहबद्ध झाल्या. और उन्होंने किससे शादी की है, उन्होंने एक विद्वान वकील से, लॉयर से शादी की है, जो बहुत ख्याति मतलब बहुत ही फेमस है, रिनाउन है. उनका नाम क्या है, बिपिन बिहारी मेधावी. उन्होंने एकदम उनसे अच्छे से रीतसर, मतलब सब लोगों को बुलाकर जिस तरह से शादी की जाती है, कोर्ट मॅरेज नहीं, ऐसे शादी की. त्यावेळी त्यांचे वय 22 वर्षाचे, म्हणजे त्यावेळच्या रूढींच्या दृष्टीने फारच वाढलेले होते. अभी उनकी उम्र कितनी थी, 22 साल की थी. आज के ज़माने में 22-23 साल की में शादी होना बहुत नॉर्मल है. कोई बोलता नहीं है कि आपकी शादी बहुत लेट हो रही है, लेकिन वो ज़माने में कैसा था, बच्चों की शादियाँ, लड़कियों की शादियाँ अर्ली एज में होती थी. जैसे 13-14 साल की लड़की हो गई है, 15 साल की हो गई है, तो उसकी शादी कर दी जाती थी. तो यहाँ पर तो उनकी 22 साल की उम्र थी. तो जैसे तब के ज़माने के टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो उनकी शादी बहुत ही लेट हो रही है. विवाहानंतर 2 वर्षांच्या आतच बिपिन बाबूंचे निधन झाले. और देखो कितनी तकदीर उनकी ख़राब है. पहले तो
उनके माता पिता भाई उनका देहांत हो गया, अभी जिससे शादी की है उनका भी देहांत हो गया। महाराष्ट्रातील सुधारकांच्या विनंतीवरून रमाबाई आपल्या तान्ह्या मुलीला घेऊन पुण्यात आल्या। अभी उनको 2 इयर्स में उनके हस्बैंड का डेथ हो गया है, बट उन्हें एक छोटी सी बेबी थी, लड़की थी, और उसे लेकर अभी वो कहाँ पर आई है, पुणे जो शहर है वहाँ पर आई है, जो महाराष्ट्र में है। त्यांचे पहिले व्याख्यान न्यायमूर्ति रानडे यांच्या, व्याख्यान मतलब क्या होता है, एक सभा में बोला जाता है टॉपिक के ऊपर, तो न्यायमूर्ति रानडे जी जो है उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया था। त्यांच्या ते घरी झाले आणि तिथेच प्रत्येक आठवड्यात एकेका घरी त्यांचे व्याख्यान व्हावे असे ठरले। और फिर अभी पहली बार तो उनका रानडे जी के घर पे हुआ था, फिर ऐसे हुआ कि हर एक हफ्ते में मतलब वीकली किसी एक के घर पे जाना है और एक व्याख्यान करना है। और उसमें क्या था, बाई माणूस बोलते तरी कशी हे पाहण्याची उत्कंठा प्रत्येक पुरुषाला लागली होती। और एक स्त्री, एक लेडी आकर व्याख्यान दे रही है, ये तो कुछ नई बात थी ना सबके लिए। तो इसीलिए सब जन जो जेंट्स थे तो उन्हें ये देखने में बहुत ही ज़्यादा उत्कंठा थी, मतलब उनको ज़्यादा ही अट्रैक्ट क्या बोलते हैं, जैसे उनको बहुत वो ईगर थे, उनको उनके टुवर्ड बहुत ही ऐसा लग रहा था कि कैसे बोलती होगी एक औरत, कैसे भाषण देती होगी, किसी टॉपिक को किस तरह से डिस्क्राइब करती होगी। तो ये देखने में उनको भी बहुत ऐसे उत्सुकता थी और इसीलिए बहुत जन आने के लिए रेडी होते थे। लेकिन यहाँ पर भी ऐसे हुआ कि सब जेंट्स आएंगे, इसीलिए रमाबाई भी बहुत ही होशियार थी, उन्होंने ना आगे ऐसा किया कि स्त्रियों को भी किस तरह से लाया जाएगा। तो व्याख्यानाला येणाऱ्याने आपल्यासोबत घरातल्या एका स्त्रीला आणल्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही, अशी पंडिताबाईंच्या व्याख्यानाच्या निमंत्रण पत्रिकेत एक अटच घातलेली असे। अभी बहुत ही मज़ेदार बात है, मतलब देखो, अभी पुरुष आएंगे भाषण सुनने के लिए, तो वो अकेले आएंगे, तो पुरुष लोगों को कब मिलेगा एंटर आने के लिए, एंट्रेंस कब मिलेगा, उन्हें एंट्री कब मिलेगी, जब वो घर की एक स्त्री को, मतलब एक महिला को, तो फिर वो कोई भी रहे, बीवी रहे, बहन रहे या माँ रहे, किसी को भी लेकर आओ, तभी आप लोगों को अंदर आने मिलेगा व्याख्यान में। ऐसे उस निमंत्रण पत्रक, मतलब जो बुलाने के लिए इन्विटेशन कार्ड था, उसी के ऊपर लिखा जाता था। आणि अशी आठवण आपल्या सासऱ्यांबरोबर सभेत गेलेल्या काशीबाई कानिटकरांनी लिहून ठेवली आहे। और उसमें से एक मतलब एक याद, अपनी खुद की याद ऐसे उन्होंने लिख कर रखी हुई है। स्त्रियांनी शिकले व शिकवले पाहिजे, त्यासाठी आपल्या मातृभाषेचे अचूक ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे। शिक्षिका म्हणून उभ्या राहण्यासाठी स्त्रियांना प्रोत्साहन म्हणून शिष्यवृत्त्या दिल्या पाहिजेत, अशी शिफारस त्यांनी हंटर कमिशनकडे केली। तर त्यांनी हंटर कमिशनकडे कोणती शिफारस केली, तर हे तुम्हाला ते उत्तर लिहायचं आहे, ठीक है। शिष्यवृत्ति म्हणजे काय है, जैसे आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है 7th स्टैंडर्ड में, 4th स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स होते हैं, और फिर आगे का जो एजुकेशन होता है उसका पूरा जो खर्चा होता है वो सरकार देती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसे कहते हैं शिष्यवृत्ति। तो अगर कोई स्त्री अच्छी है पढ़ाई में, तो उसे और प्रोत्साहन देने के लिए, उसे और बढ़ावा देने के लिए उसे शिष्यवृत्ति देनी चाहिए। ऐसा किसका कहना था, जो हमारी महिलाओं की प्रमुख है पंडिता रमाबाई, इनका ये कहना था। और वो ये सिफारिश लेकर हंटर कमिशन के पास गई हुई है, ठीक आहे। आता पुढे काय दिलं आहे, अनाथ, अपंग, विधवा अशा स्त्रियांची सेवा करून त्यांना स्वावलंबी जीवन जगता यावे, यासाठी कार्य करण्याचा आपला निश्चय रमाबाईंनी पुणे, मुंबई, अहमदाबाद इथल्या पुढाऱ्यांना व धनवानांना कळवला। तर कुठे कुठे त्यांनी कळवलं, मुंबई, पुणे आणि अहमदाबाद। आता तुम्हाला जे पॅरेग्राफ येतात त्यामध्ये हे असे याच्यातून क्वेश्चन्स दिले जातात, त्यामुळे मी तुम्हाला अंडरलाईन करायला सांगते, तर न विसरता हे अंडरलाईन तुम्ही करून ठेवा। जर पुस्तक हातात नसेल तर नंतर करा, पण यू हॅव टू अंडरलाईन दिस वर्ड। तर त्यांनी सगळ्या पुढारी जे आहेत त्यांच्याकडे आणि जे धनवान तिथले पैसेवाली लोक आहेत त्यांच्याकडे ह्या सगळ्या गोष्टी कळवल्या। पण अशा कार्याची समाजाला काही गरज आहे का, हा विचारच काहींना पटत नाही। म्हणजे त्या जे स्त्रियांसाठी करतायत, शिक्षणासाठी करतायत, तर काही जणांना वाटायचं की याची काय गरज आहे, स्त्रियांना कशासाठी शिक्षण देण्याची गरज आहे, त्यांना कशाला शिष्यवृत्ती द्यायची आहे। मतलब कोई रेडी नहीं था कि औरत लोगों को बाहर निकालना है या उन्हें अच्छा एजुकेशन देना है, उन्हें भी स्वावलंबी बनाना है।
तो ऐसे किसी को भी इच्छा नहीं था, कुछ लोगों को ऐसे ही लगता था. तर एका उदार गृहस्थाने 10,000 रुपये देऊन त्या रकमेत रमाबाईंनी त्यांचे 40,000 रुपयात होणारे काम करून दाखवावे अशी अट घातली. तो अभी देखो, एक जो उदार मतलब एक बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने क्या किया, 10,000 रुपया दिया और उन्होंने इन्हें क्या कहा कि तुम्हें ये काम करके दिखाना है. लेकिन वो काम करने के लिए कितने पैसे लगने की ज़रूरत थी, 40,000 रुपया. पण हे काम करून दाखवावे अशी अट, मतलब उन्होंने कंडिशन रखा है. ठीक आहे. मला भारतातील सर्व स्त्रिया सारख्याच आहेत. जेथपर्यंत माझ्या शरीरात रक्ताचा एक बिंदू मात्र आहे, तेथपर्यंत आपल्या स्त्री जातीचे कल्याण व सुधारणा करण्याच्या कामापासून मी परारमुख होणार नाही. स्त्री जातीची सुधारणा करण्याचे व्रत मी धारण केले आहे. रमाबाईंच्या ह्या उद्गारावरून त्यांना एकूणच स्त्री जातीविषयी किती अपार प्रेम होते आणि त्यांचे दुःख दूर करण्याविषयी किती तळमळ होती हे दिसून येते. आणि त्यांनी जे सांगितलं आहे त्याच्यावरून काय कळतं आहे की त्यांना भारतातील स्त्रियांबद्दल किती प्रेम आहे आणि त्यांनी सगळ्यांनी शिकावं, स्वावलंबी बनावं, अपने पैरों पे खड़े रहना चाहिए. ये सब उनकी कितनी अच्छी भावना थी. और वो ये भी कह रही है कि उनको अच्छा करने के लिए जब तक मेरे शरीर में एक बूंद भी खून है तब तक मैं उनके लिए काम करते रहूँगी. तो ये बहुत ही अच्छी बात है उन्होंने कही हुई. तर त्यांच्या मनात किती तळमळ आहे, उनके अंदर स्त्रियों के लिए कितनी तड़प थी, ये भी हमें पता चलती है. रमाबाईंची कन्या मनोरमा, अभी उनकी जो बेटी का हमने देखा था, मुलगी होती, तान्ही मुलगी, पुण्यात गेले तेव्हा तिचं नाव काय आहे, मनोरमा. परदेशातून ब्रेल लिपि शिकून, ब्रेल लिपि क्या होती है, जो अंधे लोग होते हैं उन्हें इस तरह से वर्ड्स नहीं दिखते हैं ना, तो उनकी एक बुक होती है. तो उसमें ना ऐसे जैसे हम किसी लकड़ी के ऊपर नहीं, किसी हम पेज के ऊपर, जाड़ा मोटा जो पेज होता है उसके ऊपर अगर आप सुई लेकर ऐसे खड्डे निकालोगे या पेंसिल से खड्डा निकालोगे तो पीछे साइड में कैसे ऊपर खड़बूड़ा बन जाता है. तो ऐसे बने हुए ना कुछ वर्ड्स होते हैं और वो हमें तो समझ में नहीं आएंगे. बहुत छोटी थी तब मैंने ये ब्रेल लिपि का बुक देखा हुआ था, बिकॉज हम जहाँ पर रहते थे उस सोसाइटी में एक भाई रहते थे, वो अंधे थे और वो मुंबई में एक जो अंधों की स्कूल है, ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ पर पढ़ने जाते थे. और वो बुक मैंने तब देखी थी और वो अपने बुक के इतनी नहीं होती है. तो ये जितना बड़ा बुक है, पूरा दोनों पेज मिलकर इतनी बड़ी बुक थी और उसके ऊपर ऐसे ना डॉट 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 दिए हुए थे. और वो कहते थे कि इसके ऊपर हाथ घुमाओ तो तुम्हें समझ में आएगा कुछ. तो लेकिन वो कहते थे कि इसके लिए तुम्हें आंखें बंद करनी होगी पहले. और मैं सोचती थी कि आंखें बंद करके मैं कैसे देखूँ, मुझे तो कुछ समझेगा नहीं. लेकिन वो हाथ घुमा कर इस तरह से वर्ड्स को पूरा देखते थे और फिर वो रीड करके दिखा देते कि ये वर्ड ऐसा है, ये ऐसा है. तो अपने वर्ड से कुछ अलग होता है. एंड दैट इज़ रियली लवली एग्जाम्पल. मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है मैं आप लोगों को बता रही हूँ. और आप लोग अगर चाहो तो यूट्यूब पर सर्च करके देखो ब्रेल लिपि का बुक कैसा होता है, तो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगेगा देखकर कि अंधे होने के बाद भी, आंखें नहीं है फिर भी वो इतनी अच्छी स्टडी कर लेते हैं. तो हम तो अच्छे आंखें वाले हैं तो हमें तो और अच्छा करना है ना. तो चलो फिर अभी उनकी जो लड़की है मनोरमा, वो ब्रेल लिपी सीख कर आई हुई आहे, ती शिकून आली आहे आणि आल्यामुळे अंध स्त्रियांच्याही शिक्षणाची सोय झाली. और इस वजह से क्या हुआ, जो स्त्री है, जो महिलाएं हैं वो अंधी है, उन्हें भी पढ़ाया जा रहा है. वाह, बहुत ही अच्छा काम ये लोग कर रहे थे. सच में हम हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं. चलो मैं तो आप लोगों को पढ़ा भी रही हूँ. पंडिता रमाबाईंनी मुक्ती मिशनची स्थापना केली. मुक्ती मिशनमध्ये जुजबी शिक्षण देऊन मुलींना स्वावलंबी करत असतानाच रमाबाईंनी एक लहान उद्योग व्यवसाय शुरू केले. अभी उन्होंने जो महिलाओं को शिक्षण देना, लड़कियों को शिक्षण देना चालू किया था, उसका नाम क्या था, मुक्ति मिशन. और मुक्ति मिशन में उन्होंने और क्या किया है, स्त्रियों के लिए उन्होंने एक काम भी शुरुआत कर दी है. उद्योग व्यवसाय मतलब घर पे बैठे बैठे कुछ ना कुछ काम करना. जैसे आजकल भी छोटे मोटे काम घर पे करने के लिए मिलते हैं. अभी तो बहुत सारी लड़कियां जॉब पर जाती है, मोस्ट ऑफ लेडीज़ जॉब करते हैं बाहर जाकर. लेकिन आपको पता होगा जब अभी 20 ईयर्स पहले आप मम्मी को पूछो तो आपकी मम्मी बता देगी शायद से कि कुछ ना कुछ काम मिलते थे घर पे बैठ के करने के लिए, महिला उद्योग रहते थे.
हाँ, ये आप मम्मी के साथ में आपके ज़रूर डिस्कस करना है टॉपिक के ऊपर. तर केळीच्या सोपट्यांपासून टोपल्या बनवणे. तो केला जो होता है, केले के जो पत्ते होते हैं उसको जो नीचे छाल रहती है उसे निकाल कर फिर उससे क्या बनाते हैं, उससे टोपली बनाते हैं. टोपली मतलब जो बास्केट रहते हैं, बास्केट बनाओ. वाखाच्या दोऱ्या वळणे, वेताच्या खुर्च्या विणणे. आपने वेताच्या खुर्च्या वो देखा होगा ना, ऐसे हैंग करने के लिए, वॉल पे हैंग करने के लिए ऐसे स्टाइल वाली कुर्सी मिलती है जो लटकाई जाती है दीवार पर. मतलब ऐसे सीलिंग पर, दीवार पर नहीं, सीलिंग पर लटकाई जाती है, उसमें बैठते हैं. ऐसे गोल राउंड शेप में होती है. लेस, स्वेटर, मोजे विणणे, गाई बैलांचे खिल्लार, शेळ्या मेंढ्यांची चरणी, म्हशींच्या गोठा, दूध दुभते, कुक्कुटपालन. हाँ, कुक्कुटपालन मतलब मुर्गियाँ पालना. सांडपाणी, मैल्यापासून खत, जो गंदा होता है उसे क्या करना है, उसे खत बनाना है, मतलब फर्टिलाइज़र बनाओ. भांड्यांवर नावे घालने, बर्तनों के ऊपर नाम लिख कर देते. अभी तो मशीन मिलती है, लेकिन आपको पता नहीं होगा शायद से, पहले मशीन पर बर्तनों के ऊपर, जर्मन के बर्तनों के ऊपर नाम लिखने के लिए कील का इस्तेमाल किया जाता है, नेल का, और हथौड़ी से ठोक ठोक कर वो शेप में पूरा नाम लिखा जाता था. तो कितना सोचो आप, अभी तो मशीन्स वगैरह आ गए हैं, बहुत वर्क इजी हो गया है. भांड्यांना कलही करने, मतलब अंदर से एक टाइप का कलर दिया जाता है जिससे बर्तन खराब नहीं होते हैं, जैसे तांबे के, पित्तल के बर्तन होते हैं. हातमागावर कापड, सतरंजा विणणे, हैंडलूम मशीन जो होते हैं वो. घाण्यावर तेल काढ़ने. घाण्यावर तेल मतलब जो अभी हम रिफाइंड तेल खाते हैं, लेकिन पहले जो तेल आता था वो कैसे था, वो डायरेक्टली बनाया जाता था, उसमें कोई भी तरह का जो फिल्टरिंग होते हैं वो कुछ नहीं होता था. एक बार तेल निकालो, उसको छानो, बस हो गया काम. तो ऐसा तेल लेकिन बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा रहता था. आजकल तो बहुत ही फिल्टर तेल आ गए हैं, अलग अलग रिफाइंड तेल आ गए हैं. छापखान्यातील टाईप जुळवणे, त्याच्यानंतर सोडणे, चित्रे छापणे, कागद मोडणे, पुस्तक बांधणे, दवाखाना चालवणे, धोबी काम. मतलब कितने सारे काम महिलाओं के लिए यहाँ पर उन्होंने चालू कर दिए हैं. मतलब महिलाओं को भी उद्योग मिल गया है, घर बैठे बैठे कमाने के लिए एक सोर्स मिला है. असे कितीतरी प्रकारचे उद्योग स्त्रिया करत. ही त्या काळी फारच नवलाईची गोष्ट ठरली. नवलाई मतलब कुछ नया हो रहा था. 2,500 लोक बसू शकतील असे प्रार्थना मंदिर मतलब चर्च बांधताना काटकसर करून रमाबाईंनी त्याचा आराखडा स्वतःच तैयार केला. आराखडा मतलब क्या है, आपने देखा होगा बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं तो पहले उसका एक चार्ट बनाया जाता है, कैसी बिल्डिंग होगी, क्या किस जगह पे क्या होगा. तो जो स्ट्रक्चर होता है, मेन्यू होता है, वैसे ही उसको कहते हैं आराखडा. तर डोक्यावर विटांचे घमेले वाहून बांधकामाला हातभारही लावला. और वो खुद भी क्या कर रही थी, महिलाओं की जैसे ईंट उठाकर खुद के सर के ऊपर लेकर भी वो मैं मदद कर रही थी. मतलब मैं भी आप लोगों में से एक हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ, ऐसे वो दिखा रही है. इससे कुठलेही काम करण्यात त्यांनी कधीच कमीपणा मानला नाही. श्रमप्रतिष्ठेचा धडा त्यांनी आपल्या कृतीतून आश्रमातील मुलींना नेहमीच दिला. रमाबाईंचे आयुष्य म्हणजे संघर्षाची आणि संकटांची एक दीर्घ साखळी होती. उनका आयुष्य कैसा था, उनका जीवन कैसा था, जिसे बहुत सारे संघर्ष, कुछ ना कुछ जैसे लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे, कुछ डिफ़िकल्टी रहेगी, लेकिन जैसे कि उनका एक चैन होता है, एक को कनेक्टेड दूसरे को कनेक्टेड, तो इसी तरह से उनका जीवन भी एक चैन के जैसा है, साखळी आहे, दीर्घ साखळी मतलब बहुत बड़ा. पण त्या खचल्या नाहीत, वो चुप बैठे नहीं. उन्होंने अपने आप को ऐसे नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ सोचकर चुप बैठी है, लेकिन बहुत कुछ करके दिखाया. स्त्रीचा एक व्यक्ती म्हणून विचार आणि विकास करू पाहणाऱ्या पंडिता रमाबाई ह्या सहस्त्रकातील एकमेव कर्मयोगिनी व सतशील साध्वी होत्या. बहुत ही अच्छा वर्ड दिया हुआ है. त्या अशा सूर्यकन्या होत्या ज्यांच्या नशिबी स्वतःच्या तेजामुळे आयुष्यात होरपळणे आले, पण त्यांनी अनेक वाळवंटी आयुष्यांचे नंदनवन करत कित्येक काळोखी आयुष्ये उजळवून टाकली. कितना अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर कि सूरज जैसे होता है, सूरज खुद जल रहा है, ऐसे उनका भी आयुष्य है, सूर्य कन्या है वो,
जैसे अपने आप को वो जलाकर दूसरों का जो नसीब है उसे वो उजाला दे रहे हैं, ठीक आहे. स्वतःला ते होरपळत आहेत पण दुसऱ्यांना ते उजेड देत आहेत. और जिस तरह से आप देखोगे वाळवंट मतलब डेजर्ट, जहाँ पे सिर्फ हर जगह पे सैंड पड़ा हुआ है, ऐसे जगह पर अगर आप लोगों को कोई एक झाड़ उगाना है तो कैसे आप सोचोगे क्या कैसे हो सकता है. ऐसे ही लोगों का जीवन जो था ये एक डेजर्ट के जैसे है, जिसमें हर जगह पे पूरा सैंड है, लेकिन उसमें ही उन्होंने एक नंदनवन बनाया है. बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है. जो वर्ड्स यूज किए हैं बहुत ही अच्छे हैं. ठीक आहे मुलांना, तर हा लेसन कंप्लीट झालेला आहे. आता काही वर्ड्स दिलेले आहेत, पटकन बघूया आपण. अनुवाद, भाषांतर, ख्याती, प्रसिद्धी, परारमुख, तोंड, पाठ फिरवलेला, विनमुख झालेला, हातभार लावणे, मदत करणे. त्यानंतर आपण पाहूया प्रश्नांची उत्तरं. तर आता मी ही प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये अपलोड करते, तर तुम्ही व्हिडिओ नक्की पहा. सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. ठीक आहे मुलांनो, बाय.